अब अपने कंसेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए व्हाट वी डू इज कि वी लुक एट एग्जांपल नंबर 4 ऑफ योर बुकलेट. इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल जिससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. व्हाट इट सेज इज कि एक पार्टिकल है, इट इज़ अटैच्ड बाय स्ट्रिंग जिसकी रेडियस r है एंड इट इज़ मूव फ्रॉम द a पॉइंट टू द b पॉइंट. ठीक है, नाउ ये जो मूवमेंट होती है दिस इज ड्यू टू f एंड f इज एक्टिंग. फर्स्ट पार्ट कहता है कि हम उस केस में वर्क डन निकालना है. फाइंड आउट द वर्क डन व्हेन f इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली. यानी अगर हमारा पाथ जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया, ये कुछ इस तरीके का पाथ ट्रेवर्स करता है, तो किसी भी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि f जो है वो हॉरिजॉन्टली लग रहा है. ठीक है, यानी f इज कांस्टेंट. ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स देखेंगे क्योंकि f इज कांस्टेंट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स देखते हैं. माइंड यू ये जो आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखेंगे सिर्फ तब देखेंगे जब f कांस्टेंट है और e की डायरेक्शन में लग रहा है. राइट, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसके इसके अंदर आपको देखना पड़ता है. उसके अंदर आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स नहीं देखते हैं, और चीज़ें भी देखनी पड़ती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा. ठीक है, सो फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये r है, ये r है, दिस इज राइट ट्राइंगल, तो ये हो गया r√2. ठीक है, r√2 तो ये डिस्प्लेसमेंट है एंड दिस एंगल, नाउ दिस इज 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इतनी है, f इतना है, तो वर्क डन इस केस में कितना होगा, f.ds, f into ds cos theta. ऑलराइट, तो f into ds कितना है, r√2 into cos 45. cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2. इसका मतलब इस केस के अंदर वर्क डन कितना आया, f into r. या फिर हम सिंपली देख सकते थे कि ये जब यहां से यहां तक मूव करा तो एक तरह से जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली कितना मूव करा है, दिस डिस्टेंस r ओनली. ठीक है ना, रादर देन पूरा कैलकुलेट करने के आप सिंपली देख सकते हैं कि f जब हमेशा इस डायरेक्शन में लग रही है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है पार्टिकल की, दिस इज इतनी ही हो रही है, r डिस्टेंस हो रही है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं f into r. ठीक है, नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट विच इज f इज एक्टिंग ऑलवेज टेंजेंशियली. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो हर पॉइंट पे ये इतनी फोर्स लग रही है हमेशा इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में. यानी अगर मैं यहां से सेंटर से इसको एक लाइन ड्रॉप करूं तो ये टेंजेंशियल का मतलब वो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है ना, तो इस केस के अंदर क्या होगा, अब ये अभी तो यहां पर है, अब इस केस में क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है. इनिशियली ऐसी थी, फाइनली जब निकल रही है तो ऐसे निकल रही है. f का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को नहीं देख सकते. ठीक है, नाउ वी विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन किस तरीके से यूज करते हैं, लेट अस सपोज कि एक बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए ds डिस्टेंस मूव करता है ये, और उस केस में क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है तो हम मानते हैं कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन इस डिस्टेंस के अंदर चेंज नहीं हो रही, वो सेम रह रही है. ठीक है, so that will be work done will be equals to integration of f dot ds. Alright, अब इतने डिस्टेंस के लिए f तो कांस्टेंट है, तो what we do is कि f को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds. अब इंटीग्रेशन ऑफ ds इस केस के अंदर क्या होगा, ये छोटा सा पार्ट जो कि आर्क फॉर्म में है. ठीक है ना, ये छोटा सा पार्ट जो कि आर्क फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, आर्क फॉर्म में है. इसका मतलब जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो इसकी पूरी इंटीग्रेशन कितनी होगी, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है. ठीक है, इट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्टेंस दैट द पाथ इज ट्रैवल्ड. ठीक है ना, तो उस केस के अंदर क्या आएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये अगर r है, ये r है, तो ये कितना हो गया, π/2 इंटू r. ठीक है ना, ये तो आपको पता है कि अगर पूरा सर्कमफ्रेंस होता है तो उस केस के अंदर क्या आता है, पूरा डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस का 2πr होता है और 1/4 है. ठीक है, तो 2πr इंटू 1/4, सो दिस विल बी πr/2. तो उस केस के अंदर वर्क डन कितना होगा, दिस विल बी f इंटू πr/2. ठीक है ना, नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज टुवर्ड्स b.
टुवर्ड्स बी में क्या है, ये हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है, हमेशा अगर पाथ ऐसे ट्रेवल हो रहा है तो इस पॉइंट पे भी ये हमेशा बी की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे भी हमेशा बी की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे भी हमेशा बी की तरफ जा रहा है। मतलब फोर्स की इस केस में भी डायरेक्शन जो है दैट इज नॉट सेम। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट अस सपोज कि एक ये थीटा एंगल मूव कर चुका है। अब इस केस के अंदर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। लेट अस सपोज कि ये अगर थीटा एंगल मूव कर चुका है और ये डी थीटा थिकनेस तक जाता है, तो उस केस के अंदर फोर्स जो है इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी दिस एंगल? नाउ एक तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। ऑलराइट, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड तो अब हम एज्यूम करते हैं कि थीटा मूव करने के बाद लेट अस सपोज कि थीटा एंगल पर, थीटा एंगल के बाद ये डी थीटा थिकनेस मूव करता है। उसके इसके अंदर भी हम मानेंगे कि एफ जो है वो हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। तो अब क्या हो रहा है कि इफ दिस इज थीटा तो दिस इज 90 माइनस थीटा, इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, और क्योंकि ये रेडियस है ये भी रेडियस है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल, ठीक है। सो ये वाला एंगल अब कितना हो गया, अगर ये 90 माइनस थीटा तो दिस विल बी पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये वाला भी पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है दिस इज परपेंडिकुलर, तो अगर एक एंगल ये वाला पाई बाय 4 प्लस थीटा है तो दिस प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, दिस एंगल विल बी दिस प्लस दिस विल बी 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल आया, दिस कम्स आउट टू बी पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है। आप दोबारा एक बार खुद सॉल्व करके देखेंगे कि आपका पाई बाय 4 माइनस थीटा आता है या नहीं आता, बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस इज कि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट पूरा आता है बट वो इन छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक करते हैं कि कौन सा एंगल की क्या वैल्यू है एंड व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। अब इतना एंगल है और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, ये डी एस डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आपको माना था कि डी थीटा एंगल यानी डी एस थिकनेस के लिए ये एफ कॉन्स्टेंट रहता है, तो उसके अंदर वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट डी एस, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी है, एफ इंटू ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट, दिस विल बी एफ इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। सॉरी, यहाँ पर जब आपने कैलकुलेट करा था दिस विल कम आउट टू बी थीटा बाय 2, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो एक तरह से अगर मैं इसको x ले लेता हूँ, लेट अस सपोज कि ये एंगल x है, ये एंगल भी x है, तो 2x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो कितना आया, 2x इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, तो x विल बी इक्वल टू 45 प्लस थीटा बाय 2। तो ये जो है ये थीटा बाय 2 है, तो यहाँ पर भी थीटा बाय 2 होगा। सो दिस इज कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2। और ds की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ds ये कितनी इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू आर डी थीटा, बिकॉज बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं आर डी थीटा की इक्वल लिख देते हैं। इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे, f की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कॉन्स्टेंट तो इसलिए बाहर आ जाएगा और r भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा, ठीक है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आएगी, ये आपको अभी नहीं आता तो बाद में आ जाएगा, जिसको आप इंटीग्रेट करेंगे थीटा को फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो आंसर विल कम आउट टू बी एफ आर। सो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। बस व्हाट यू हैव टू डू कि किसी भी एक इंस्टेंट पे आपको वैल्यू देखनी है कि एफ जो है वो कहाँ पे लग रहा है और उसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल आ रहा है, तो उतना यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस फैशन। नाउ वी कम टू अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल से मैंने आपको जो इनिशियली बताया था कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। दिस इज द एग्जांपल नंबर 6 इन योर बुकलेट। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज कि एक लोअर ब्लॉक है विच इज ऑफ मास 10 kg और एक उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है विच इज ऑफ मास 5 kg और सिर्फ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन के अंदर
static friction की coefficient of static friction is 0.4 and the coefficient of kinetic friction is 0.3 and we apply a force of 75 Newton in the horizontal direction on the lower block. ठीक है, now we have to find the work done on the upper block relative to the ground, relative to the lower block. Now in the second case, the work done by the force of friction on the lower block relative to the ground and relative to itself. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. हमसे फ्रिक्शन पूछा गया है कि फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क हो रहा है. अब सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन लग भी रही है या नहीं लग रही. ठीक है ना, यहां पे फ्रिक्शन लग तो रही है बट उस केस में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है या नहीं. क्योंकि अगर स्लिपिंग नहीं होती, अगर ये ब्लॉक इसके साथ ही मूव कर रहा है, लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक के साथ मिलकर ही मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द अपर ब्लॉक रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक ये जीरो होगा. क्योंकि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट जीरो है. ठीक है ना, तो उस केस के अंदर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी जीरो एंड ये भी जीरो होगा. बी पार्ट सिर्फ क्या देखना होगा, रिलेटिव टू द ग्राउंड एंड रिलेटिव टू द ग्राउंड और लोअर ब्लॉक और अपर ब्लॉक दोनों के ऊपर सेम वर्क डन होगा अगर स्लिपिंग नहीं होती तो. ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्लिपिंग हो रही है या नहीं. इनफैक्ट आपको मैंने न्यूटन लॉस में भी इसी तरीके से कराया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है 2 ब्लॉक्स का या 3 ब्लॉक्स का, सबसे पहले आपको चेक करना है कि स्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है, अब स्लिपिंग को चेक करने के लिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर ये फोर्स 75 न्यूटन लग रही है, ठीक है 75 न्यूटन लग रही है, तो उस केस के अंदर, और हम मानते हैं कि अगर ये ब्लॉक यहाँ पे स्टेशनरी है, ठीक है, तो इन दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन होगी. वो एक्सेलरेशन कितनी होगी, मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये जा रहा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन से 5 kg वाला ब्लॉक भी मूव कर रहा होगा. वो कितनी होगी, F is equals to m1 plus m2 into a, where a is a कॉमन. ठीक है, ये कॉमन एक्सेलरेशन है. अगर ये इस पे स्टेशनरी है यानी ये इसके रिलेटिव मूव नहीं कर रहा, तो उसके इसके अंदर a कॉमन कितनी आएगी, दिस विल बी 75 डिवाइड बाय 15, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो आपकी आ गई कॉमन एक्सेलरेशन. नाउ लेट अस सी कि अब जो ब्लॉक है वो किस वजह से मूव कर रहा होगा. वो सिर्फ एक्सेलरेशन के बलबूते में मूव करेगा. अगर यहाँ पे स्टेशनरी भी है तो इसकी एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में होगी. उस पर क्या फोर्स लग रही है, ब्लॉक ए पे कितनी फोर्स लग रही है, वो सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है एफ. ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी एक्सेलरेशन से जा सकता है, जितनी ये मैक्सिमम लग सकती है. ये मैक्सिमम कितनी लग सकती है, एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम इंटू जी लग सकती है, सिर्फ इतनी मैक्सिमम लग सकती है. Now this should be equal to m into m2 into a. ठीक है, इतनी है अगर फोर्स लग रही है, this will be equal to m into a. तो a कितना आएगा, मैक्सिमम a मैक्सिमम यानी 5 kg ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी, म्यू एस इंटू जी. म्यू एस कितना है 0.4 और g अगर हम 10 ले लेते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ इट इज वेरी क्लियर कि जब a कॉमन ज्यादा है एंड a मैक्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो ए ब्लॉक है, जो 5 kg वाला ब्लॉक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नहीं जा सकता. इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है. ठीक है, नाउ एक और चीज, अब जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहाँ पे तो हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करा था. अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं यूज कर सकते. जब रिलेटिव मोशन होता है तो उस केस में म्यू के इंटू एम जी हो जाता है. ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं कि हमको ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है. ठीक है, क्योंकि a कॉमन वाज ग्रेटर देन a मैक्सिमम ऑफ द a ब्लॉक. तो अब a ब्लॉक की अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो वो क्या होगी, f इस डायरेक्शन में f विल बी इक्वल टू, या फिर सिंपली लिख सकते हैं, या फिर f इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम इंटू जी. दिस विल बी इक्वल टू m इंटू a. m से m कैंसिल हो गया, तो a की एक्सेलरेशन कितनी आई, एक्सेलरेशन विल बी 0.3 इंटू 10, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये ब्लॉक आगे की डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ओनली, माइंड यू विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम से देखा है, क्योंकि मैंने इसको, क्योंकि अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं तभी मैं ये बता पा रहा हूं कि इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रही है.
इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इंटू एम इंटू जी, ठीक है। तो ये हो गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब अगर मैं 10 kg वाला देखूं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड तो क्या होगा, इस 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ये दिस इज 10 kg, यहाँ पे F इज इक्वल टू 75 न्यूटन लग रही है और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी है म्यू के इंटू एम इंटू जी। तो 75 माइनस एफ दिस इज इक्वल टू 10a, ये इसकी एक्सेलरेशन है। F की वैल्यू कितनी है 75 माइनस म्यू के इंटू एम इंटू जी, म्यू के इज 0.3, m माइंड यू यहाँ पर क्या लेंगे 5 kg इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू a। ऑलराइट, सो a विल कम आउट टू बी 75 माइनस 15 अपॉन 10, दिस विल कम आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये भी पूछा है कि वर्क डन जो है वी हैव टू कैलकुलेट बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि a जो है और a b है, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ we come to the question, work done by the friction on the upper block relative to the ground, relative to the ground क्या होगा, ये जो एक्सेलरेशन थी मैंने relative to the ground निकाली थी, तो हम displacement of the particle of this block निकालते हैं relative to the ground, ठीक है ना, क्योंकि relative to the ground है तो del x we will calculate is equals to half into a into t square, क्योंकि हम मान लेते हैं u initial 0 है तो del x will be this much, so this will be equal to half into 3 into 2 का स्क्वायर, दिस विल कम आउट टू बी 6 मीटर, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द ए पार्ट, ए पार्ट के अंदर क्या हुआ, फोर्स कितनी लग रही थी, F वाज इक्वल टू म्यू के इंटू एम इंटू जी, दिस वाज 15 न्यूटन। सो फर्स्ट केस के अंदर कितना होगा 15 इंटू 6, दिस इज 90 जूल्स, ठीक है। अब B विच इज रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक, ठीक है, रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, A आगे की डायरेक्शन में है और इसकी A पीछे आगे की डायरेक्शन में है, तो उस केस में नेट एक्सेलरेशन कितनी आई, डेल एक्स रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक कितना होगा, हाफ ऑफ 3 माइनस 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 6 मीटर, यानी ये ब्लॉक के ऊपर ही 6 मीटर पीछे की तरफ चला है, ठीक है। जस्ट यू नो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अपने माइंड में सोचा करिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली में क्वेश्चन में, 6 मीटर का मतलब क्या हुआ, माइनस 6 मीटर का मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर मैं ब्लॉक के ऊपर खड़ा हूं तो ये पीछे जा रहा है, ठीक है, 6 मीटर पीछे चला गया। तो वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू म्यू के एम इंटू जी इंटू माइनस 6, दिस इज माइनस 90 जूल्स। Alright. Now we come to the second part, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है what we have to calculate is कि work done by the force of friction on the lower block relative to the ground, ठीक है। हमको पता है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, this was 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और relative to the ground पूछा है, तो उसके इसके अंदर ये कितना मूव करेगा, del x will be equal to half into 6 into 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 12 मीटर, सो द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 15 एंड माइनस, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में F लग रही है तो माइनस यूज करेंगे, माइनस 15 इंटू 12, दिस इज माइनस 180 जूल्स, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड पार्ट हमसे पूछा है रिलेटिव टू इटसेल्फ, रिलेटिव टू इटसेल्फ अगर ये अपने हिसाब से देखें तो अपने अकॉर्डिंग ये अपने रिलेटिव ये जीरो डिस्टेंस मूव करा है, अपने रिलेटिव तो ये स्टेशनरी है, तो उस केस के अंदर बी पार्ट के अंदर वर्क डन विल बी 0, ठीक है ना। इसका थर्ड पार्ट भी है, वो थर्ड पार्ट आप बुक से पढ़ लेंगे, विच इज वेरी सिंपल केस। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग।